ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम मुल्क के सीनियर सहाफ़ी सईद नकवी साहब के यादों के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने देखा था कि कैसे सईद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा, दिल्ली का रुख कर लिया और यहाँ के कॉलेज में उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन से हो गई। आइए बातचीत के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन मेरे कॉलीग थे, वो उन दिनों में प्री मेडिकल कर रहे थे, हमारे बड़े दोस्त हुए, बहुत अकलखुरे, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, एक्टिंग का शौक हमेशा से। एक एक्ट के दौरान अमिताभ बच्चन और सईद साहब ने एक साथ काम किया। उस एक्ट के दौरान हुआ एक वाकया सईद साहब को आज बरबस याद आता है। एक दफा हम लोग प्ले में एक साथ एक्ट किया, द ईगल हैज टू हेड्स, डायरेक्ट किया था उसे फ्रैंक ठाकुरदास ने। उसमें एक सिचुएशन ऐसी है कि गोली चलती है और दो लोग लेट जाते हैं, एक जख्मी है और एक मर चुका है। उसमें जो जख्मी है वो तो उठ के चला जाता है और जो मर गया है जाहिर है उसको आके लोग स्ट्रेचर पे ले जाते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े एक्टर ये भूल गए कि आप दरअसल आप गुजर चुके हैं और मैं जख्मी हूं। आपने आओ देखा ना ताओ, खड़े हो गए चले गए। लेकिन कैसा, ये देखिए मुर्दा चला गया, अब वो किसी तरह से उसको निभाया गया। सदी के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा वाकया सईद साहब बताते हैं। एक किस्सा अमिताभ का मैं आपको बताऊं, वो ये कि ये सीधी बस इसकी आती थी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे तीन मूर्ति हाउस। ये कमबख्त जाके बस लेता था मिरांडा हाउस के सामने से। अब जनाब आप टेढ़े होके, अरे भाई बैठ जाओ भाई, यहाँ से पूरी बस खड़ी हुई है खाली। लेकिन साहब वो अपनी हाइट को एक्सेंचुएट करने के लिए, और एक आध लड़कियां पीछे मिरांडा हाउस की, एक पे इनकी नजर थी, उसका नाम मैं नहीं ले सकता। उस जमाने में एक जाने माने अंग्रेजी अखबार में सईद साहब को नौकरी मिल गई। अब ये कि साहब रोटी के लिए कहाँ निकले। एयर इंडिया वालों ने मुझे नौकरी जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी की तकरीबन दे दी थी। और लेकिन जब मैंने ये कहा कि साहब ये यहाँ से मेरे पास बुलवा आया है स्टेट्समैन से, तो उन्होंने कहा कि आप पहले वो देख लीजिए, बिकॉज इन दोज डेज स्टेट्समैन वाज द ग्रेट, यू कुड गेट अ जॉब विद द टाइम्स इन लंदन बट नॉट विद द स्टेट्समैन इन इंडिया। वो ऐसी प्रेस्टीज थी उसकी। गया, देखा तो एडिटर साहब यूँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुमने कुछ लिखा है? मैंने कहा हाँ। कहीं क्या? मैंने कहा पोइट्री। तो वो मेरा मुंह तकने लगे, पोइट्री। तो समझा ये बावलास आदमी है। तो उसने जाके पेपर स्टेट्समैन की न्यू दिल्ली नोटबुक, बड़ी प्रेस्टिजियस कॉलम होता था, उसने वो खोला और उसने कहा ये 400 वर्ड्स इसके लिए तुम यहीं बैठ के लिखो। अब मैंने कहा किस सब्जेक्ट पे? अब मेरी बोटी कांपी कि देखो ये जवाहरलाल और हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा अल्लाह जाने। तो मैं दिल ही दिल में दुआएं पढ़ रहा था कि भाई क्या करिए। आखिर में उसने कहा कैन यू राइट 400 वर्ड्स ऑन मैंगोज, आम। इट वाज लाइक एकदम से एंटी क्लाइमैक्स। इत्तेफाक से मैं उस इलाके का हूँ जहाँ पे आम होते हैं। तो मैंने साहब हर आम का नाम और गालिब के किस्से आम के बारे में सब लिखा के 1-1.5 घंटे में उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आपके बारे में कलकत्ते लिखना होगा और वहाँ से फिर मैं बता सकूँ। मैं समझाइए नो हो गया है। लेकिन अगले हफ्ते न्यू दिल्ली नोटबुक में मैंगो वाला पीस छप गया। तो मैंने कहा इसका मतलब कि कुछ हो गया है। बचपन से ही घूमने फिरने के शौकीन नकवी साहब को नौकरी भी घूमने फिरने वाली ही मिली। दुनिया को हर तरफ से देखा। संडे टाइम्स में लंदन में काम किया, बॉस्टन ग्लोब में बॉस्टन में काम किया, सेलम इवनिंग न्यूज़ से बिल्कुल वर्म्स आई व्यू अमेरिका का देखा, और अमेरिका को उस वक्त देखा जबकि वो देखने के काबिल था।
सईद नकवी साहब मुल्क की ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने 110 मुल्कों के बड़े लीडरान का इंटरव्यू लिया। दुनिया में कोई एक जर्नलिस्ट मुझे बता दिया जाए जिसने 110 मुल्क जाके और वहां के लीडर्स को इंटरव्यू किया हो। 110 यहाँ लोग जानते भी नहीं। जर्नलिज्म के दौरान उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। है ऐब बड़ा उसमें जिसे कुछ हुनर आवे। यू आर नॉट एंडाउड विद टैलेंट, यू आर कर्स्ड विद टैलेंट। लोग फिर ठोक बजा के अपने लेवल पे इक्वलाइज कर देते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। मैंने इंटरव्यू किया कद्दाफी का, तो साहब कहेंगे तो मुसलमान है। उसके बाद मैंने इंटरव्यू किया रफसंजानी का ईरान में, कहने लगे साहब तो शिया है। उसके बाद मैं चला गया इसराइल और मैंने शमीर, रबीन, पेरेज, नतानियाहू सबके इंटरव्यूज किए। कहने लगे बड़ा होशियार है, डबल एजेंट है। सोती और जागती आंखों से देखे गए अपने हर ख्वाब को उन्होंने मुकम्मल जहां दिया है, लेकिन अभी भी उनका एक ख्वाब अधूरा है। मैंने अभी तक कोनारक नहीं देखा है। ये चीजें हैं हिंदुस्तान में। जिसने श्रवण बेलागोला नहीं देखा, हिंदुस्तान में जिसने हेलीपैड और बेलूर के मंदिर नहीं देखे, जिसने तंजौर का मंदिर नहीं देखा, उसने दुनिया में क्या देखा। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी हुई, लेकिन इसकी खबर उनके घर वालों को भी नहीं हुई। बहुत जल्दी हमने शादी कर ली बगैर पेरेंट्स को बताए हुए। जैसे उन दिनों में बड़ा जिंदगी नॉर्मल नहीं गुजरी हमारी। सईद साहब की 3 बेटियां हैं और उन्हें अपनी हर बेटी पर बेहद फक्र है। दूसरी लड़की मेरी फराह, वो साहब इतनी तालीम में इतना आगे निकल गई। वहाँ का बेहतरीन जो कॉलेज था अमेरिका में, सारा लॉरेंस कॉलेज, वहाँ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से सब कर आके वापस आई। कहानी को अगर मैं एक ऐसा मोड़ दे दूँ कि आंखों में आंसू आ जाएं, तो ये बिल्कुल औरतों के काम में लग गई। विलेज विमेन, ये एटा यहाँ वहाँ काम करती रही। और एक दिन वहाँ से जब वापस आ रही थी तो वही सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में नॉन एसी में सब काम करके, क्योंकि मकसद यही था कि यहाँ आके लोगों में काम कर, तालीम कर लेने वहाँ गई हूँ, यहाँ मैं काम करने के लिए आई। जब आ रही थी तो एक आदमी ने उससे कुछ संतरा दिया। उसने कहा भी मन नहीं कर रहा है खाने का। उसने कहा बेटा ले लो, हम कोई मुसलमान थोड़े हैं ना। कहानी खत्म। मस्जिद में जाने की वजह वो मजहबी नहीं बल्कि तहजीब मानते हैं। तो हम हर रमजान में एक न एक दिन, एक सहरी और एक इफ्तारी के बाद हम जामा मस्जिद जरूर जाते हैं। मजहबी एक्सपीरियंस के लिए नहीं, एक कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए। नरम दिल और तरक्की पसंद इस शख्सियत की तारीफ में जितना भी कहा जाए उतना कम है। सहाफत के तई उनकी बेइंतहा मोहब्बत को देखकर दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं, न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। शहंशाह 1988 में आई फिल्म थी और उस वक्त अमिताभ बच्चन राजनीति में आ गए थे, पॉलिटिक्स में थे, लेकिन वो अपना कुछ कमाल राजनीति में ऐसा दिखा नहीं पा रहे थे।